और डॉक्टर सुहास साय जिस समय पूज्य गुरुदेव के समक्ष आए, उन्होंने मन में सोचा ही नहीं था, उन्होंने नियम लिया पूज्य गुरुदेव से, डॉक्टर के पद पर होने के बाद भी उपवास करेंगे। और वास्तव में उसके बाद पूज्य गुरुदेव के माध्यम से डॉक्टर साहब के जीवन में परिवर्तन आया और आज डॉक्टर सुहास साहब, डॉक्टर मोनिका जी विद्यासागर की महाराष्ट्री से 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के और अपने जीवन में साधना रखें, तो निश्चित इस कोरोना महामारी के समय चाहे गंगवाल जी साहब हों, चाहे सुहास साय हों, हम लोग भी इतने सारे पेशेंट के फोन आया करते थे और प्रत्येक दिन डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल साहब और सुहास साय से चर्चा परिचर्चा होती थी। मैंने ये देखा कि किसी भी वक्त फोन किया करते थे, तुरंत सहजता सरलता के साथ इन्होंने सेवा की भावना अपने हृदय में रखते हुए उसका सटीक उत्तर दिया करते थे। वास्तव में कोरोना महामारी के समय आज ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, किसी के घर के 2-4 लोग चले गए हैं, किसी के घर के एक व्यक्ति चला गया है और ब्रह्मचारी अतुल भैया निश्चित रूप से आज उनके घर के जब 2 भाई एक साथ गए, माँ के हृदय में कितनी चोट पहुंची है। यूं तो बहुत सारे लोग इस चपेट में आए हैं, तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव ने मात्र तिजारा में ही नहीं, कई स्थानों पर डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस कराई है। आप सभी वहां पर उपस्थित हुए होंगे। निश्चित रूप से पूज्य श्री की आंखों में ज्ञान का तेज था, पूज्य गुरुदेव की आंखों में निर्दोषता थी, पूज्य गुरुदेव की आंखों में दया थी, पूज्य गुरुदेव की आंखों में नम्रता थी, पूज्य गुरुदेव की आंखों में सहयोग की भावना थी और उनके आंखों में वैराग्य का भाव था, उनकी आंखों में सभ्यता थी, उनकी आंखों में ममता थी, उनकी आंखों में कर्तव्य परायणता थी और उनकी आंखों में वीरता थी, उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। और तभी समय समय पर पूज्य गुरुदेव ने बुद्धिजीवी वर्ग के कार्यक्रम कराए हैं। हम और आप सभी अपने मन में एक ही संकल्प लें कि अहिंसा प्रभावना दिल्ली के माध्यम से जो लगातार 1 महीने से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, निश्चित युवा पीढ़ी को एक सूत्र में बांधने के लिए, क्योंकि युवा अगर धर्म से जुड़ जाया करता है तो ये धर्म का रथ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। जीवन में हमेशा पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, 3 H को पवित्र रखना चाहिए। हेड अर्थात हमारा मस्तिष्क अगर निर्मल है, हमारा मस्तिष्क अगर पवित्र रहेगा, अच्छी सोच रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, तो हम निराशावादिता के जीवन में भी आशावादिता का दीप जला सकते हैं। दूसरे नंबर पर हैंड अर्थात जिस व्यक्ति के हाथों में ईमानदारी होती है वह व्यक्ति कहीं भी असफलता को प्राप्त नहीं होता है। और तीसरा हार्ट अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा प्रेम वात्सल्य की सरिता प्रवाहित होती है। महावीर की संवेदना के विषय में ज्ञात है कि महावीर जब भी चलते थे और चलते वक्त देखते थे कि किसी ने हरी घास पर पैर रख दिया है, तो ऐसा लगता था महावीर को जैसे किसी ने मेरी पीठ पर पैर रख दिए थे। ऐसी संवेदना थी महावीर के हृदय में। आइएगा, हमें भी आज अपने जीवन में बुद्ध की करुणा, जीसस का प्रेम और महावीर की संवेदना प्रवाहित करनी है। और जिस दिन हमारे जीवन में महावीर की संवेदना आएगी, उस दिन हम अहिंसा प्रभावना के माध्यम से निश्चित जहां धर्म की प्रभावना करेंगे, वहीं पर रत्नत्रय के माध्यम से हम अपनी भी प्रभावना कर सकते हैं। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष जिंदगी से कुछ नहीं होता। यही हुआ है पूज्य गुरुदेव के साथ। भले ही वह बहुत जल्दी चले गए हैं, पर आपको ज्ञात होगा मनुष्य कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य कैसे जीता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती ज्यादा देर तो नहीं जलती है, परंतु उसका थोड़ी देर तक जलना भी सार्थक है, क्योंकि वह प्रकाश तो फैलाती है। अगरबत्ती ज्यादा देर नहीं जलती है, पर उसका थोड़ी देर जलना भी सार्थक है, क्योंकि वह सुगंध लुटाती है। कोई फूल अधिक समय तक नहीं खिला रहता है,
किंतु उसका कुछ समय तक खिलना भी सार्थक होता है, क्योंकि वह श्वास बिखेरता है। ऐसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव, और वह हम सभी को जाते जाते भी एक संदेश दे करके गए हैं कि ये मृत्यु अतिथि है, इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है, और कब जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए हमें अपनी चेतना को झंकृत करना है। भाई अंकेश जी, भाई अंकित जी, अविन जी आदि आदि मैं देखती हूँ प्रतिदिन कितनी लगन और तत्परता के साथ समय का ध्यान रखते हुए यह इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को बहुत सारे डॉक्टर्स के विचार सुनना है, और मैं यही भावना भाती हूँ कि ऐसे युवा शक्ति अगर आगे आती है तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य उज्जवल बन सकता है। यही कहूंगी, ऐसा दीप जलाओ कि कभी बुझे ही नहीं, ऐसा दीप जलाओ कि कभी बुझे ही नहीं, ऐसा फूल खिलाओ कि कभी मुरझाए ही नहीं, सुलझा लो अपनी चेतना के हर तार को, ऐसा जीवन बना लो कि कभी उलझे ही नहीं। मैंने बात प्रारंभ की थी सुकरात लुकमान हकीम से। उन्होंने सुखी होने का दूसरा नुस्खा दिया था, गम खाना। जीवन में अगर सामने वाला गर्माहट में है तो हमें गम खाना होगा। और तीसरा नुस्खा दिया था उन्होंने, नम जाना। जीवन में अगर हमें अपने परिवार को आदर्श घर बनाना है तो निश्चित रूप से हमें नमना होगा, झुकना होगा, और जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी अधिक विनय की भावनाएं होंगी वह उतना ही अधिक सफलता की शिखर प्राप्त किया करता है। तो निश्चित रूप से लुकमान हकीम के द्वारा दिए गए सुखी जीवन के इन 3 नुस्खों को अपने अपने घरों में प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। कम खाना, गम खाना, नम जाना, तभी हम एक दिन रम जाना अर्थात आत्म तत्व में रमण कर पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी ने जो मेहनत की है, लगन के साथ कार्य किया है, वह दिन दूनी रात चौगनी आपकी मेहनत बढ़े, और आगे इसी तरह से रंग आप अपने जीवन में, औरों के जीवन में लाएं, तो यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री जय। वंदना दीदी, वंदना दीदी, जय 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 दीदी। जी देखिए, वाकई में अनीता दीदी का वक्तव्य जब भी होता है, जब भी वो उनके द्वारा मंगलाचरण होता है, उसकी एक कार्यक्रम में एक अलग ही समय बन जाता है। और जब वो बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि उनके पास ज्ञान का खजाना है, पूरी सारी इन्फॉर्मेशन है आचार्य श्री की ज्ञान सागर जी के संघ की, और वो जब बताती हैं, पुरानी सारी बातें बताती हैं, याद दिलाती हैं, तो ऐसा लगता है कि कितना सारा है। और वाकई में जब भी हम इस मंच पे या किसी भी मंच पे ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कम सुन रहे हैं, अभी भी और कुछ सुनना बाकी था। अभी तो ये कुछ नया सुनने को मिला है, हर बार कुछ नया सुनने को मिला है। मैं हर बार कई बार देख रहा हूँ। पिछले अभी 15 तारीख को भी हमने एक शाम गुरु ज्ञान के नाम करी थी, उस समय भी करीबन 2-2.5 घंटा या इससे ज़्यादा समय हमारे इस कार्यक्रम में लगा। सबके पास बहुत कुछ था बताने के लिए, बहुत कुछ था याद आने के लिए। मैं 15 तारीख के जो दिन था, उस दिन एक कार्यक्रम में घोषणा हुई। अजय वीर सिंह जी एडवोकेट है, उन्होंने एक बात रखी थी, वो ये थी कि डॉक्टरेट मिलनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए गुरु ज्ञान सागर जी के नाम पे। मैं आप सबको इस बात के ऊपर जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो इसमें थोड़ा आगे आइएगा। डॉक्टरेट की बात चल रही है, डॉक्टर एडवोकेट अजय वीर सिंह जी ने इस काम को संभाला है। 15 तारीख को पूज्य आचार्य श्री के और माता जी के सानिध्य में और दीदी के सानिध्य में ये बात की घोषणा उन्होंने की, और जस्टिस गोहिल जी भी साथ थे, और काफ़ी सारे लोग उसमें थे अवेलेबल। सी ए विमल जी जैन भी थे साथ में, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, कुछ आप में से भी कुछ थे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग डॉक्टरेट के लिए जो प्रयास करवा सकते हैं अपनी तरफ से जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अभी चौतुर्मास में शायद अजय वीर सिंह जी और बाकी उनकी टीम मिलकर पूज्य आचार्य 108 गे सागर जी महाराज के पास जाकर उस रूपरेखा के ऊपर आगे काम करेगी। मैं आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्य में आप लोगों से जो यथासंभव मदद हो सके इस कार्य में मदद कीजिएगा, ताकि पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से एक डॉक्टरेट जो पॉसिबल हो रही है वो चालू हो सके। और साथ साथ भाई कि आप लोग संभालिएगा किस तरह से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है। चलिए, समय को ज़्यादा अपन आगे न खिंचवाते हुए मैं इस कार्यक्रम में आगे गति देता हूँ, और हमारे
डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल को विशेष तौर पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो डॉक्टर साहब के पास हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि शायद सबको सुनना चाहते होंगे। बिल्कुल इंतजार होता है लोगों को कि ऐसी छुपी छुपाई सी बातें हैं जो कि बहुत ही कहते हैं पर्सनल बातें होती हैं महाराज जी और डॉक्टर साहब के बीच में। तो वो जरूर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप प्लीज अपना उद्बोधन दें यहाँ पर। डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज बंद है, अभी आवाज नहीं आ रही है साहब। जी बंद है अभी, माइक बंद है अभी बंद है माइक, नहीं खुला अभी। जी खुल गया। हाँ, जी सभी को जय जिनेंद्र। अनिता दीदी के चरणों में त्रिवार वंदन। और जय जिनेंद्र, जो जय जुड़े हुए जिनेंद्र। हैं सभी भाई है, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, सुहास शाह जी है, सभी है, अंकित जी, सभी को हृदय से जय जिनेंद्र कहता हूँ। और आज का ये सेमिनार जो चालू हो रहा है और वर्तमान में चिकित्सा द्वारा अपना बचाव हम कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा संबोधन हम देंगे। पहली तो एक बात मैं कहता हूँ कि जो गुरुदेव ने हमें बार बार कही कि आज हालात ऐसी है कि भगवान के बाद में डॉक्टर का ही नाम आता है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि इतना महत्व डॉक्टर को है, और गुरुदेव ने हरदम डॉक्टरों के प्रति बहुत 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 नजदीकी रखी थी, और हर एक डॉक्टर को प्रेरित किया था कि वो समाज सेवा करे, लोगों की सेवा करे, और महावीर का ये धर्म आगे लोगों जनमानस तक पहुंचाए, शाकाहार का संदेश जनमानस तक पहुंचाए। चर्चा होते वक्त यही भी मैंने जान लिया था कि गुरुदेव कहते थे कि एक वैयावृत्त ये एक हमारा अंतर तप है, और वैयावृत्ति का मतलब सिर्फ साधुओं की सेवा नहीं है, हर एक की सेवा है। श्रावक की सेवा भी वैयावृत्त में आती है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर तप श्रावक के लिए है। यह बात उन्होंने मुझे कही थी, तब मुझे वो प्रसंग याद आया। उत्तरायण सूत्र जो हम नहीं पढ़ते दिगंबर, मगर श्वेतांबर समाज, स्थानकवासी समाज इसका पारायण करते हैं। महावीर महानिर्वाण के पहले 3 दिन उनका ये पारायण चलता है। उसमें एक बार गौतम गंधर प्रभु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जो श्रावक दिन रात मंदिर में आपकी सेवा में रहता है, मंदिर जाप ताप करता है, और एक आदमी है जो लोगों की सेवा में दिन रात रहता है, आपके मंदिर में तो आता है मगर सेवा को ज्यादा महत्व देता है, तो किसका मोक्ष मार्ग पहले प्रशस्त होगा? तब भगवान महावीर उत्तरायण धन सूत्र में कहते हैं कि जो लोगों की सेवा करता है उसका मोक्ष मार्ग जल्दी प्रशस्त होगा, पहले प्रशस्त होगा। तो कहने की बात है, ये हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है, हम लोगों की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। आज या कोरोना काल में पिछले 1.25 साल से मैं दिन रात जुड़ा हूँ लोगों की मदद करने के लिए। रोज करीबन 50-60 कॉल, 70 कॉल आते थे। कई बार मैं रात में 3-3, 4-4, 5-5 बार लोगों के कॉल आते थे। कई बार रात को 1 बजे, 2 बजे कई जूनियर डॉक्टर्स फोन करते थे कि हम कैसे ये पेशेंट को मैनेज करें, उनको गाइडलाइन मैं देता था। और यह सभी सेवा गुरुदेव के आशीर्वाद से, आचार्य विद्यासागर जी, प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से निःशुल्क मैं पिछले 1.25 साल से करता हूँ। और यह कहने में मुझे बहुत आनंद है कि यह 1.25 साल में करीबन 20-25 लाख रुपए मैंने मदद के रूप में ये रुग्णों तक पहुंचाए हैं, हॉस्पिटल बिल देने के लिए, दवाइयाँ खरीद करने के लिए। और कई लोगों को घर पे दवाइयाँ लेने भी पैसे नहीं होते थे। वो कहते थे डॉक्टर साहब आप तो सलाह देते हैं मगर दवाइयाँ का इंतजाम कैसे हो जाएगा? तो उस वक्त उनके अकाउंट में पैसे भेजकर उनकी मदद मैं करता था। ये सब गुरुओं की आशीर्वाद है, और गुरुओं की आशीर्वाद तो बचपन से मुझे मिले थे। जब मैं गर्भ अवस्था में था, शांति सागर महाराज के चरणों में मेरी माँ बार बार जाती थी, और उनके आशीर्वाद से और बाप ने मैंने होश संभाला, तब से आचार्य, बड़े बड़े आचार्यों का सानिध्य मुझे मिला। और आचार्य विद्यासागर जी, ज्ञान सागर जी, विशुद्ध सागर जी, प्रणम्य सागर जी, ये सभी मुनिराज मेरे हृदय में बसे हैं, मेरे हृदय में बसे हैं। और इसीलिए वो बार बार प्रेरणा देते हैं कि सेवा में लगे रहो, सेवा में लगे रहो। एक बात इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ कि रुग्णों के दृष्टिकोण से, पेशेंट के दृष्टिकोण से डॉक्टर की पैथी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कौन सी पैथी का है, वो एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेशेंट के लिए
डॉक्टर की सिंपथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका करुणा भाव, दया, प्रेम, लगाव, ये उसको जल्दी ठीक करता है। और बार बार गुरुदेव कहते थे कि रुग्ण को जब आपके नजदीक आए उससे करुणा, दया, प्रेम का ऐसा वर्षाव करो, उसका विश्वास हो जाए आपकी दवा में, और आप पानी भी उसको दे दे तो ठीक हो जाएगा। ये आचार्य ज्ञान सागर जी बार बार कहते थे, बार बार। मतलब ऐसा है कि मन से डर निकालने का काम डॉक्टर लोगों ने करना चाहिए। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि आज कई डॉक्टर लोगों ने हमारे प्रोफेशन को भी बदनाम कर दिया है। कई बार हॉस्पिटल के बिल्स देख के, जिसकी चर्चा प्रेस में हुई, मीडिया में हुई, मगर मैं चाहता हूँ कि हम ये सब बदलाव करें और वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में हम चिकित्सा द्वारा अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। पैथी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी सिंपथी इंपॉर्टेंट है, हम कितना अच्छा उनकी सेवा दे सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही है। और यही बात की वजह से मुझे ये कहने में बहुत गर्व होता है कि मैंने चाइना भी 2 बार ट्रिप की शाकाहार के प्रचार के लिए, और हमारी जो वहाँ चाइनीज वेजिटेरियन सोसाइटी शंघाई में हमने प्रस्तापित की थी, उसका मुझे रिपोर्ट जो आया वो दिखाता है कि वुहान के अंदर जो लोग मरे, जो बहुत बड़े लाखों संख्या में लोग वुहान के अंदर ये कोरोना के पहले वेव में मर गए, मगर उनमें जो महायान पंथ के बुद्धिस्ट थे वो बच गए। और वो बचने का एक मेव राज उन्होंने कहा है कि महायान पंथ के बुद्धिस्ट कट्टर शाकाहारी होते हैं। आज भी सारे संसार में शाकाहार के प्रति बहुत बड़ा लगाव लोगों में आ गया है। और शंघाई टाइम्स की आपने न्यूज पढ़ी होगी कि चाइना में करीबन आज 20% लोग तक शाकाहार अपना रहे हैं, और शायद हो सकता है वो सदा के लिए शाकाहारी हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि कोरोना का पीरियड ये करुणा का पीरियड था। हर लोगों में करुणा जाग गई है, क्योंकि ये वायरसेस जो करुणा की वायरस थी, कोविड की वायरस है, या कोई जो वायरसेस आज तक बहुत बड़ी पैंडेमिक के रूप में, महामारी के रूप में आई है, यह सब जानवरों से आई है। यह बात विज्ञान ने लोगों तक पहुंचा दी है। वो स्पेनिश फ्लू हो, हांगकांग फ्लू हो, हांगकांग बर्ड्स फ्लू हो, या कोई इबोला हो, सार्क हो, यह सब बीमारियां जानवरों से आई है। और यदि हमने मांसाहार का प्रचार बंद कर दिया, शाकाहार को लोगों ने अपनाना चालू कर दिया, तो आने वाले काल में भी ऐसी महामारियां नहीं आएगी, ऐसा हमारा विज्ञान कहता है। और आज रोम फाउंडेशन का जो रिपोर्ट अभी अभी पब्लिश हुआ है, वो ये कहता है कि शाकाहारी लोगों की इम्यूनिटी मांसाहारी लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। यह उनका रिपोर्ट है, जो स्टडी करीबन 36 देशों के अंदर 80,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर किया गया था। और इस वक्त एक ही डेंजर सिग्नल मैं देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते में भी जो ग्रेगरी है, जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि एक वायरस जो जानवरों में आई है, यूकैलिप्टस वायरस, ये वायरस है, ये आज मुर्गियों में दिखती है। यह मुर्गियों की वायरस यदि जानवरों में की वायरस यदि आज हमारे में आ गई, तो ये संसार की 25% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसा है कि हर एक श्रावक का ये परम कर्तव्य है कि इस पीरियड में जो हमारे साथ कोविड के पेशेंट आए, सभी शाकाहारी हो गए। वो अजैन थे, कोई मुस्लिम थे, कोई मराठा थे, सभी लोगों ने शाकाहार सदा के लिए अपना लिया है, सदा के लिए अपना लिया है। शाकाहार की सिंपल परिभाषा मैं करता हूँ, जो आधुनिक परिभाषा है, शा का मतलब है शांति, का मालफ है कारक, हम मतलब है हानि, और र का मतलब है रहित। जो आहार शांति कारक है और हानि रहित है, इसी आहार का प्रचार प्रसार करना, यह जैनत्व का, तीर्थंकरों का संदेश जनमानस तक ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। गुरुदेव ने हमें हरदम इसकी प्रेरणा दी है, हरदम इसकी प्रेरणा दी है। आज इस वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो ट्रीटमेंट की बात है, वो ट्रीटमेंट में एक बात जरूर रखे, ध्यान में रखे कि जो आदमी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनके जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा बेस था, ऐसे लोग हमारे आईसीयू में अच्छी ढंग से बाहर आ गए। और जो डर के मारे डरते थे, पहला सवाल था डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और एक दूसरा पेशेंट कहता था, जिसके जीवन की आध्यात्मिक बैठक थी, कि वो कहता था डॉक्टर साहब तुम्हारे प्रयास तो चालू रखे, ऊपर वाले पे हमारा विश्वास है, वो जो चाहेगा वो करेगा।
और अचरज की बात है, हमारे रिसर्च ने ये दिखा दिया है कि जिनके जीवन को अध्यात्म की बैठक है वो इसमें बच गए, और जिन्होंने मांसाहार अपनाया था, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जिया था, व्यसनों से ग्रस्त थे, वो इसमें बच नहीं पाए। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि गुरुदेव को हम याद करते हैं, सुहा शाह भी बार बार याद करते हैं, हम गुरु भाई है, मगर लोगों की सेवा करने में हम अग्रसर रहते हैं। अनिता जी ने अभी अभी कहा, हाँ मुझे याद है कि दिन में करीबन 3-3, 4-4 बार अनिता जी 5-5 बार फोन करती थी लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उनके जीवन में, उनके हृदय में जो करुणा थी वो प्रस्फुटित होती थी, और वो करुणा उन्हें ये करने पे मजबूर कर देती थी, और लोगों को बचाने में हम बहुत सक्षम रहे, उनको धीरज देने में हम सक्षम रहे, और उनको सही ट्रीटमेंट देने में सक्षम रहे। पुनश्च एक बार अंकित जी और सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और यह सेमिनार बहुत सक्सेसफुल रहेगा ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गंगवाल जी। आपका तो नाम शाकाहार प्रवर्तक वैसे ही कहलाता है। आपने शाकाहार पे जितना काम किया और जो आपने नॉलेज दी वो काफ़ी गंभीर है। जो वायरस आप बता रहे हैं उसके लिए तो शायद शाकाहारी एकमात्र उपाय लगता है मुझे। और जिस तरह से आपने चाइना का एग्जाम्पल दिया कि चाइना में भी काफ़ी लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं, ये अपने आप में एक नई बात है और समझने वाली बात है। लोगों को ज़रूरत है समझने की कि शाकाहारी एकमात्र सही रास्ता है किसी भी बीमारियों से बचने का, क्योंकि अगर पेट सही है तो हम स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए आगे चलते हैं डॉक्टर अशोक जी के पास। अशोक जी जैन कलकत्ता से। अशोक जी, सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी सभी को। जी हाँ जी, आदरणीय दीदी जी और आदरणीय डॉक्टर गंगवाल जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बाकी सभी डॉक्टर बंधुगण और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को सादर जय जिनेंद्र। टॉपिक दिया है वर्तमान स्थिति में डायबिटीज। अभी गंगवाल जी एक बात कह रहे थे कि शाकाहार की, मैं एक घटना सुनाता हूँ, उसके बाद में मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। कि जब मैं जापान में गया तो जापान में जब मैं डाइनिंग टेबल पे आलू खा रहा था तो वहाँ के लोगों ने मुझको बोला कि आप तो जैन हैं और आप आलू खा रहे हैं। माने उन लोगों को भी पता है कि जैनियों का आहार और विहार क्या है और जैन लोग क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो कहने का मतलब है कि शाकाहार अभी सभी देशों में बहुत प्रचलित हो रहा है। डॉक्टर गंगवाल जी इसके लिए लगे हुए हैं, पूरी मेरा आभार है उनके लिए, क्योंकि वो पूरा समय शाकाहार के लिए देते हैं। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, डायबिटीज और वर्तमान परिप्रेक्ष्य। मैं आपको बता दूं कि अभी जो कोरोना पीरियड में जो सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है वो हुई है डायबिटिक पेशेंटों की। जिन लोगों को डायबिटीज था अनकंट्रोल, उनकी मृत्यु ज्यादा हुई है आईसीयू में कोरोना से पीड़ित होने के बाद, और डायबिटिक पेशेंट ही ज्यादातर पीड़ित हुए हैं कोरोना से। ये अभी पूरा डेटा ऑल इंडिया लेवल से आया है। डायबिटीज बहुत छोटी बीमारी नहीं है जो हम समझते हैं कि बहुत छोटी बीमारी है, बोलने में डायबिटीज है, और बहुत से लोग इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं कि देखो हमको 300 शुगर है और हमको कुछ नहीं है और हम तो मिठाई खा रहे हैं। ये सारी भ्रांतियां अब हम लोगों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर का कोई भी अंग बचता नहीं है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो शरीर का हर अंग इससे पीड़ित होगा, और हम कोई ना कोई रोग से, हार्ट डिजीज से, नर्व की, ब्रेन की डिजीज से, बहुत सारी किडनी डिजीज से, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि डायलिसिस यूनिट में सबसे ज्यादा पेशेंट डायबिटीज का होता है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हमको इससे कैसे बचना चाहिए, और डायबिटीज है तो उससे क्या करना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि आज इंडिया में हर चौथा आदमी जो है डायबिटीज है, और ये डेटा आए हैं कि अब आने वाले समय में हर तीसरा आदमी डायबिटीज होगा। मान ले हर एक परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज का रोगी होगा।
तो हमको डायबिटीज ना हो, पहले तो हमको इस पर विचार करना होगा। अगर है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे करना होगा। तो डायबिटीज के लिए जो सबसे, अभी समय कम है इसलिए मैं संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि डायबिटीज दो तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहती है, और टाइप 2 होती है वो दवाइयों से भी और आहार विहार से भी जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के समय में जो मैं जैन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में खाली दो चार बातें बोलूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। माता जी, वो दीदी ने बहुत अच्छा ही जो है वो बोला कि वो मानव का जब को जीवों से प्यार नहीं। वास्तव में हर व्यक्ति को जीवों से प्यार रखना चाहिए, क्योंकि किसी को मारना या किसी को चोट पहुंचाना या किसी के प्रति लाना, ये भी एक तरह का पाप है। दूसरा, अहिंसा प्रभावना समूह। मैं अभी खाली अहिंसा शब्द ले रहा हूँ। अहिंसा शब्द से हम लोग डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ आपके लिए। देखिए, जैन सिद्धांत में हिंसा दो तरह की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा की बात डॉक्टर गंगवाल ने बहुत अच्छी तरह समझाई, क्योंकि मांसाहारियों में डायबिटीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, मांसाहारियों में हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, मांसाहारियों में आंतों की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो हम द्रव्य हिंसा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, मैं खाली भाव हिंसा को ले रहा हूँ। आज जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति कोई ना कोई टेंशन, एंजाइटी, चिंता से ग्रसित है, और ये टेंशन और एंजाइटी डायबिटीज की बहुत बड़ी कारण होती है, जिससे व्यक्ति को डायबिटीज होता है। जिस व्यक्ति के परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है, अगर वो व्यक्ति ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता में रहता है, तो उसको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोगों के सिद्धांत में क्या है कि काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का ऊपर अपना कंट्रोल रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन चीजों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, और मानसिक स्थिति जब बिगड़ जाती है तो फिर चिंता ग्रसित हो जाते हैं, और ये चिंता डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। दीदी ने एक बात कही, गम खाना और नम खाना। वास्तव में अगर हम गम खाते हैं तो हमको मानसिक उतनी उत्पत्ति नहीं होती है शरीर में, रात को नींद आने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर हम गम खाना सीख लें और हम अपनी इस मानसिक स्थिति पे कंट्रोल कर लें, तो निश्चित ही हमको एक बहुत बड़ा कारण से बच सकते हैं डायबिटीज से। दूसरा, अहिंसा में एक आता है, और उसका मतलब है आहार दिनचर्या। हमारी दिनचर्या जैन सिद्धांत में जो बताई गई है, अगर हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो हम जानते हैं कि हमको डायबिटीज नहीं होगी। क्या चीज करना है हमको? आहार में देखिए, जिमीकंद का त्याग। सबसे ज्यादा डायबिटीज बढ़ाने में जिमीकंद है। जिमीकंद का त्याग अपने जैन सिद्धांत में पहले बताया गया है। दूसरा, पांचों उदंबरों का त्याग, जिससे हमारी शुगर बढ़ती है, उनका त्याग। इन चीजों का त्याग अगर हम कर देते हैं और फिर अपनी कंसंट्रेशन खाली शाकाहार, शाकाहार माने सब्जी, फल, इसके ऊपर अपना रहते हैं, तो हम डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और डायबिटीज होने से बच भी सकते हैं। ये जंक फूड जो आज का है, ये सबसे बड़ा एक कारण है बच्चों में डायबिटीज होने का। हमको बच्चों को जंक फूड से बचा के रखना चाहिए। ये पिज्जा, बर्गर, ये सारा फैट बॉडी में बढ़ाता है, और उस फैट बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती है, और डायबिटीज हो जाती है। दूसरा, अगर हम मैनेज करें डायबिटीज को, तो बिहार का मतलब है कि हमको अपने चाल चलन कैसे रखना है। हमारे पूर्वजों ने देखिए, हमारे जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर जो थे, बच्चों को क्या सिखाते थे? सुबह सुबह जाइए, पहले मंदिर जाओ, दर्शन करके आओ, उसके बाद खाना खाओ। वो एक बहुत अच्छा सिद्धांत था। बच्चों को सुबह मंदिर जाना, वो क्या है कि हम लोगों का कोई एक्टिविटी आजकल है नहीं, सिवाय मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इसके अलावा कोई बच्चों में कोई एक्टिविटी नहीं है, और ये एक्टिविटी का ना होना ही डायबिटीज का कारण है। तो वो मंदिर जाते थे, घूमते थे, परिक्रमा लगाते थे, वहां पे मिलते थे, जुलते थे,
उससे एक बहुत बड़ा शरीर में एक्टिविटी हुआ करता था। हम महाराजों के साथ में बिहार में जाया करते थे। पैदल चलना इसका बहुत बड़ा उपाय है। अगर व्यक्ति सारा दिन में 5 किलोमीटर पैदल चलता है तो वो अपनी शुगर काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज, प्राणायाम। एक्सरसाइज हर व्यक्ति को कम से कम 15 से 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। आजकल हम टीवी पे देखते ही हैं, एक्सरसाइज के बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। दीदी ने भी योगा का कार्यक्रम चालू किया, बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लाभान्वित हुए। मैं आपको बता दूं कि आज एक्सरसाइज और योगा से डायबिटीज का इलाज पूरे विश्व में हो रहा है। खाली भारत में नहीं, पूरा विश्व ने योगा को अपनाया है। और कल वर्ल्ड योगा दिवस भी है, आप जानते ही है। तो योगा अपनाने का एक कारण, बाहर की वेस्टर्न पर योगा को इसी तरह नहीं लेती है जैसे जनरल हम लोग ले लेते हैं। उन लोगों ने साइंटिफिक इसका ट्रायल किया, रोगियों के ऊपर इसका प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि योगा और प्राणायाम वास्तव में ही रोगियों के लिए, हार्ट के रोगियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा उचित है, कारगर है। दवाइयों के अलावा हमको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे अपने आहार को, अपने विहार को संतुलित रख सकें। क्योंकि अगर हम आहार और विहार को संतुलित रख पाएंगे तभी हम अपना डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये जो मधुमेह और ये डायबिटीज की जो बीमारी है, ये ब्लड में शुगर के बढ़ने की बीमारी होती है। जब ये बढ़ जाती है तो कोई ना कोई अंग में जाके जमा होती रहती है, और जब जमा होती रहती है तो कोई ना कोई उत्पन्न उपद्रव करती है। तो मेरा सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि जिनके घर में जो भी डायबिटीज का रोगी है, अगर उनके दोस्त सर्कल में भी कोई डायबिटीज का रोगी है, तो सबसे पहले आप उसको बोलिएगा शाकाहार। शाकाहार के बाद उसको बोलिएगा कि आहार टाइम से खाए। रात्रि भोजन, रात्रि भोजन एक डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर व्यक्ति दिन में खा लेता है, दिन में खाना पच जाता है, तो रात्रि में उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जो रात्रि भोजन करने के बाद सो जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का मैनेज नहीं होने का, डायबिटीज होने का और डायबिटीज मैनेज नहीं होने का। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग और साथ साथ योगा, एक्सरसाइज वो करना है। प्लस ब्लड शुगर एनी वे, कोई भी पैथी हो, डॉक्टर गंगवाल बोले कोई भी पैथी हो, सिंपैथी इज नेसेसरी। तो सिंपैथी तो सबकी चाहिए ही, परिवार के लोगों की। क्योंकि हमने देखा है बहुत बार कि जिसको डायबिटीज होती है उसके लिए खाना अलग से बनता है, उसके टेबल पे अलग से खाना लगाया जाता है। आजकल वो सिस्टम ही खत्म हो गया। परिवार के जो लोग खाना खाते हैं वो ही डायबिटीज रोगी खा सकता है। डायबिटीज रोगी रसगुल्ला भी खा सकता है, डायबिटीज रोगी आम भी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग परिवार के मिठाई खाएं और वो बेचारा देखता रहे, तो वो सिंपैथी नहीं हुई, वो तो एपैथी हो गई। तो इसलिए ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे उसके मन में दुख हो कि हमको ये खाना नहीं मिल रहा। तो इसलिए आजकल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, खाली समझने का जरूरी है कि हमको किस तरह का खाना लेना है और किस तरह का खाना खाना है और क्या खाना है, कब खाना है, ये चीज को समझने की बहुत जरूरी है। शुगर के लिए जो भी आदमी दवाई ले रहा है, शुगर कंट्रोल करने के लिए उसको जितनी दवा की आवश्यकता है उतनी दवा बराबर लेता रहे, शुगर को हर समय कंट्रोल रखे। क्योंकि ये जो कंट्रोल नहीं रखने की वजह से जो विभिन्न तरह की बीमारियां हो रही हैं, और जिसमें ज़्यादातर किडनी की बीमारी हो रही है, ये बहुत घातक है। क्योंकि आगे चल के उसको डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन पे जाना पड़ता है। इसलिए मेरी सभी से निवेदन है कि कोई भी आपको लेना पड़े मेजर, लेकिन आपको शुगर हर समय कंट्रोल रखना आवश्यक है। और मैं ये अहिंसा भावना समूह के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे कुछ समय दिया इस वेबिनार में बोलने का। कभी मौका मिलेगा तो मैं डायबिटीज के जितने रोगी समाज के हैं उन सब से इंटरेक्ट करूंगा, उन लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय जिनेंद्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। आपकी दी हुई जानकारी मुझे लगता है कि सभी को काम देगी, क्योंकि ये बात निश्चित है, सही बात आपने शुरुआत बताई भी थी कि सबसे ज़्यादा कोरोना में जिसकी हानि हुई है वो थे डायबिटीज़ पेशेंट्स।
और डायबिटीज़ जैसे भी कहा भी गया था कि 2020 हमारी राजधानी होगी अब डायबिटीज़ की, लेकिन वो कुछ हद तक तो हो ही चुकी है, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि कितनी तेज़ी से अगर हम लोग संभालेंगे नहीं तो कितनी तेज़ी से हम लोग इस बीमारी में ग्रस्त हो जाएंगे। और आपने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान आकर्षित किया सभी का और जानकारी भी दी, और उनमें से एक बात मुझे वाकई में अच्छी लगी कि अगर सही ढंग से आप अपनी दिनचर्या रखते हो तो आपके लिए कोई परहेज जरूरी नहीं है, आप भी मीठा खा सकते हो जैसे नॉर्मल डायबिटीज का मतलब बिना डायबिटीज का आदमी नॉर्मल आदमी खाता है, उसी तरह से आप भी मीठा खा सकते हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, और पुनः हम आपके पास जरूर आएंगे निवेदन करके कि एक क्योंकि हम डॉक्टर्स कंसल्टेशन प्रोग्राम हमने अभी पिछले महीने रखा था 10 दिन का, और डॉक्टर कल्याण जी गंगवार, डॉक्टर रोहित जी उसमें उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया था और नित्य प्रति आके उन्होंने सभी लोगों की शंका को समाधान किया था। उसी पैनल में हम आपको एक दिन या हफ्ते में जैसे भी हमारा आगे का प्रारूप तैयार होगा हम आपको आमंत्रित जरूर करेंगे डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट के लिए तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका एक बार पुनः। चलिए ज़्यादा देर अब और न करते हुए मैं क्योंकि मुझे अभी सुहास जी को भी सुनना है, और रूपम जी हैं, दिवाकर जी हैं, डॉक्टर सौम्या जी हैं, और रोहित जी हैं, राजेश जी हैं, सही, और चांदनी जी हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं अभी हमारे बीच में। मैं एक बार डॉक्टर सौम्या जी दिल्ली से निवेदन करूंगा कि वो एक बार स्क्रीन पर आ जाइए प्लीज। डॉक्टर सौम्या जी, मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो? डॉक्टर सौम्या जी जैन दिल्ली से, डॉक्टर सौम्या जी शायद वो भी स्क्रीन पे नहीं आ पा रही, आवाज़ नहीं आ पा रही है तो उनको मेरी। जी, डॉक्टर दिवाकर जी जैन मुंबई, कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पे आज वो हमारे बीच में है। डॉक्टर दिवाकर जी। डॉक्टर नीलांजना जी जैन भोपाल। डॉक्टर राजेश जी जैन वाराणसी। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। डॉक्टर रोहित, आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर रोहित, डॉक्टर रोहित आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। डॉक्टर रोहित आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। जी हेलो जी डॉक्टर रोहित। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी डॉक्टर जी रोहित जी। सादर जय जिनेंद्र सभी को, एंड दीदी के चरणों में वंदन। आज मुझे वैक्सीन के ऊपर बोलने के लिए बोला गया है। वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी सारे पेशेंट हम डॉक्टर से सवाल करते हैं, ओपीडी में क्वेश्चंस पूछते हैं, और सबके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं। मैंने उन डाउट्स का एक लिस्ट बनाया है कि जो पेशेंट्स हमसे रेगुलरली क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं स्वयं ही उनके आंसर्स दूंगा, जिससे वैक्सीन से रिलेटेड जो भी सामाजिक भ्रांति है वो लोगों में दूर हो जाए। पेशेंट्स अक्सर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं? सो इट हैज प्रूवन दैट कि वैक्सीन हैज डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन रेट में कमी आई है, ये प्रूव हो चुका है, तो सभी को वैक्सीन लेनी है। दूसरी बात, हमारे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वैक्सीनेशन साइट पे जाके जब वैक्सीन लगवाते हैं वहां से इन्फेक्शन ले आते हैं। कुछ सावधानियां रखनी है जब हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे। इसमें आपको जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे अपना मास्क बहुत अच्छे से कवर करके जाएं। वेल फिटेड मास्क होना चाहिए, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब होता है आपको हैंड हाइजीन मेंटेन रखनी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, और आपको प्रॉपर मास्किंग के साथ में जाना है। वैक्सीनेशन साइट पे जाने से पहले सबसे पहले आपको अपना प्रॉपर मील और हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि कई बार वैक्सीन लगने के बाद पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं थोड़ी वीकनेस के लिए। तो आप प्रॉपर हाइड्रेट होके जाएंगे, खा पी के जाएंगे, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैक्सीनेशन जो कोविड वैक्सीन है ये IM इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, जो आर्म में, अपर आर्म में हम लगाते हैं। सो आप थोड़ा प्रॉपर क्लॉथिंग, ऐसे लूज क्लॉथ पहन के जाएं जिससे वैक्सीनेशन लगने में कोई परेशानी ना आए। तो आप वैक्सीन लगवाएंगे तो अपने वैक्सीनेटर से, वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ से आप पूछेंगे कि कौन सा वैक्सीन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो पहला वैक्सीन अगर कोवैक्सीन है
तो दूसरा वैक्सीन भी कोवैक्सीन ही होगा, सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन ही होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा वैक्सीन लगवाया है। इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आपने वैक्सीनेशन साइट पे एटलीस्ट 20 मिनट से आधा घंटा आपको रुकना है, क्योंकि कुछ इमीडिएट रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन होते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उनको वहीं पे मैनेज कर लेंगे। बहुत कम पेशेंट ऐसे देखे गए हैं, 0.001%, जिनको रेयर एडवर्स रिएक्शन होते हैं, जिसमें सीवियर एनाफिलैक्सिस देखने को मिलता है, पेशेंट फेंट हो जाते हैं, पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं, बट ऐसा बहुत ही रेयर केस में है। सो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद कि वैक्सीनेशन साइट पे जो आर्म में पेशेंट को पेन होता है, थोड़ा स्टिफनेस लगती है, तो उससे घबराई नहीं, वे एक नॉर्मल प्रक्रिया है। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको फीवर आ सकता है जो 2 दिन तक रह सकता है, तो उसके लिए आप टैबलेट पैरासीटामोल या क्रोसिन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पेन किलर ना लें। अब अगला सवाल पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब किन पेशेंट्स को हम वैक्सीन नहीं लगवाना है? तो सिर्फ 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें वैक्सीन नहीं लगना है। पहला कंडीशन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं लगवाना है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है इसके लिए कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगना चाहिए, यानी इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरी कंडीशन, जब कोई पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन होती है किसी और वैक्सीन से, किसी दूसरे वैक्सीन से, तो उसको भी कोविड वैक्सीन लगवाना अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जिसको पहले डोज के बाद कुछ रिएक्शन हुआ हो उसको दूसरा डोज नहीं लगवाना है। इन कंडीशंस में हमें कोविड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। इसके बाद हमारी बहनें, महिलाएं हमसे अक्सर क्वेश्चन करती हैं कि पीरियड के दौरान या मेंसेस के दौरान क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल हम लगवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से पीरियड के दौरान भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिर पेशेंट्स हमारे पास पूछते हैं, डॉक्टर साहब हार्ट डिसीज है, मेरे को बाईपास सर्जरी हुई है, मुझे स्टेंट डले हैं, मेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे हम वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल, आपको सभी को वैक्सीन लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, किसी भी कोमॉर्बिडिटी में वैक्सीनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन, कुछ टेम्परेरी कंडीशन है जिसमें हम टेम्परेरी वैक्सीनेशन को विथहोल्ड कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना चाहिए। जैसे अगर किसी को एक्टिव कोविड इन्फेक्शन है तो एक्टिव डिसीज में हमको वैक्सीन नहीं लगवाना है, पेशेंट को फुल रिकवरी के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप डायरिया से रिकवर कर रहे हैं या कोई और इश्यू चल रहा है, तो भी इमीडिएटली वैक्सीन ना लगवाएं, एटलीस्ट 15 डेज का वेट करें, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। अगला सवाल जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि इम्यूनिटी कब डेवलप होगी डॉक्टर साहब? इम्यूनिटी कब डेवलप होगी डॉक्टर साहब? अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज कब बन जाएंगे? तो इसमें क्या होता है, अगर आप जब सेकेंड डोज अपना कंप्लीट कर लेते हैं उसके 2 हफ्ते बाद आपके अंदर फुल एंटीबॉडीज बन जाती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मैंने अभी बताया, प्रॉपर मास्क आपको लगाना है, आपने हैंड हाइजीन मेंटेन कर रखनी है, और आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। और आपके दोनों वैक्सीन के डोज लगने के बाद भी, एंटीबॉडीज बनने के बाद भी आप इसे मेन रखिए, क्योंकि उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद अक्सर कुछ मेल्स, पुरुष हमसे ये सवाल करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी या कुछ नपुंसकता तो नहीं आएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई डाटा नहीं है। बिकॉज हम ट्रेडिशनली बचपन से वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कोविड वैक्सीन को बनाने का तरीका भी पुराने वैक्सीनों जैसे ही है, तो ऐसा कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है कि इससे कुछ इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद अक्सर पेशेंट हमसे सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब हमने वैक्सीन लगवाया और वैक्सीन लगवाने के बाद हमको कोविड हो गया। वैक्सीन लगवाने के बाद कभी कोविड नहीं होता है। अगर पेशेंट को पहले से अंडरलाइन कोविड इन्फेक्शन हो, पहले से उसको कोविड इन्फेक्शन उसके अंदर पनप रहा हो, तो वो उसकी कोर्स ऑफ डिसीज होती है, उस कोर्स में डिसीज प्रोग्रेस करके उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो वैक्सीन का उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आप कृपया इस पे ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, हल्का फुल्का बुखार है, तो इमीडिएटली वैक्सीन नहीं लगवाना है, अपना कोविड टेस्ट कराना है। अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाएंगे, अगर कोविड नेगेटिव आता है या 15 डेज का गैप लेके फिर वैक्सीन लगवाइए।
आप जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं, आप ये ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई सिम्टम्स, कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद अक्सर हमने देखा गया है कुछ पेशेंट्स में 2 दिन तक फीवर आ सकता है, लेकिन अगर ये फीवर 2 दिन के बियॉन्ड उसके बाद भी परसिस्ट करता है तो आपने अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, ये कोविड हो सकता है। अब आजकल डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट की बहुत बात हो रही है, तो अक्सर पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब हमने वैक्सीन तो लगवा लिया, क्या ये हमको नए वेरिएंट पे प्रोटेक्शन देगा? तो बिल्कुल प्रोटेक्शन देगा, बिकॉज इसमें मल्टी प्रोंग्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वैक्सीन लगने के बाद, जो हमको हर प्रकार के कोविड वेरिएंट से प्रोटेक्शन देता है। तो करंट वैक्सीन आर एबल टू गिव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। तो आपको वैक्सीन लगवाना है और बिल्कुल फिक्र इसमें नहीं करनी है। फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैक्सीन लगवाने के बाद अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखें। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आपने कोविशील्ड का पहला डोज लगवाया है तो सेकेंड डोज आपको 12 to 16 वीक्स के बाद लगवाना है, दैट मीन्स 84 डेज के बाद में लगवाना है। अगर पहला डोज आपका कोवैक्सीन लगा है तो सेकेंड डोज आपको आफ्टर 4 वीक्स लगवाना है, अप टू 5 वीक्स तक भी लगवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है और आप स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने में कामयाब हो गए हैं तो नेक्स्ट डोज आपको 21 दिन बाद लगवाना है। उसके बाद अगर आपको कोविड इन्फेक्शन एक बार हो गया तो मिनिमम 3 महीने बाद आपको वैक्सीन लगवानी है। अगर आपने पहला वैक्सीन लगवा लिया है, इसके बाद आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो रिकवरी के 3 महीने बाद सेकेंड डोज लगेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और पेशेंट के सवाल होते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। अगर किसी और सदस्य का या किसी और डॉक्टर का मेरे से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे को बताइए। सर मुझे पूछना है। नमस्कार सर, मैं बात कर रही हूँ, मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ, यस यस। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना है, जैसे मैं कई जनों से सुन रही हूँ, मैं कई लोगों से सुन रही हूँ कि आपको ये कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवा रहे हैं, दोनों डोज लगने के बाद भी कुछ 6 महीने 8 महीने के बाद बूस्टर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो क्या ये अभी हमारे पास इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जिसमें हम मंथ तक इम्यूनिटी रहेगी या बूस्टर का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैक्सीन लगवाने के बाद अपना सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क को लगा के रखें, जिससे चांसेस कोविड इन्फेक्शन लगने के, क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बट उस इन्फेक्शन की थोड़ी सीवियरिटी कम हो जाती है वैक्सीन लगने से। ये वैक्सीन का फायदा है। तो आपने उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखना है। वन मोर क्वेश्चन, कैन आई आस्क? या श्योर। हाँ सर, एक्चुअली हम लोगों के घर में ऐसा हमने टेस्ट नहीं करवाया था, बट हमें सारे माइल्ड सिम्टम आए थे इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, लास्ट डेज में। तो हम सबको आया था, टेस्ट गायब हो गया था, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, सब कुछ था। तो हम लोगों ने दवाइयाँ वगैरह करी, बट उसके बाद मेरे ब्रदर ने अराउंड 23 अप्रैल के आसपास हम लोगों को हुआ था ये सब प्रॉब्लम। तो मेरे ब्रदर ने 15 और 16 मई के आसपास अपने वैक्सीन लगवा लिया था फर्स्ट डोज, तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगा? नहीं, अब जो लगवा लिया है वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सेकेंड डोज अपना, अगर आपने कोविशील्ड लगवाया है तो 12 to 16 वीक्स के बाद, 84 डेज के बाद आपको लगवाना है। अच्छा, और सर मेरे ब्रीथिंग में सर बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रहा है, नवंबर से, सिंस नवंबर। आई एम हैव मेनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट स्टिल नाउ। मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, बट आज तक रिलीव नहीं आया। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कहाँ स्विच करूँ? आई एम नॉट गेटिंग। तो क्या ये कोविड की वजह से है या क्या प्रॉब्लम है? कोविड की वजह से ऐसा ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतना लंबा कोविड की वजह से नहीं चलता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए एग्जामिनेशन करके और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके, और कोविड का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसके लिए देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। थैंक यू सर। वन क्वेश्चन मोर प्लीज। जी थोड़ा जल्दी करिएगा, क्योंकि आंसर सेशन नहीं है हमारा, लेकिन जी बहुत जल्दी। अंकित जी, देखिए अभी हमारे पास आज समय नहीं है क्वेश्चन आंसर्स पूछने के लिए। देखिए बस एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए बस, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे प्लीज। जी अभिषेक जी। हेलो जी पूछिए। हाँ जी बताइए। हेलो जी पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी बिल्कुल आवाज साफ आ रही है, आप पूछिए प्लीज। हाँ सर, मेरा बीपी लो रहता है, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ?
बिल्कुल आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बीपी लो रहता है तो आपने जाने से पहले अपना बीपी चेक कराना है। अगर आपका बीपी 100/60 से कम होता है या 90/60 से कम होता है तो आपने वेट करना है, अदरवाइज आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाइपोटेंशन में कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया था, प्रॉपर मील और प्रॉपर हाइड्रेशन के बाद ही वैक्सीन लगवाने जाएं। सर मेरे हस्बैंड को स्टंट डला हुआ है और डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो इंजेक्शन लगवाएं क्योंकि वो इकोस्प्रिन ले रहे हैं, तो कोई इशू है फिर? नहीं, इकोस्प्रिन के साथ कोई इशू नहीं है। आपने है ना कुछ इसमें इकोस्प्रिन कंटिन्यू रख सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर भी अगर ऐसा है तो आप एक बार अपने कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जिसको आपने कंसल्ट किया है, जिससे स्टेंट डलवाया है, आप एक बार उनसे ओपिनियन ले लीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। देखिए अब ये क्वेश्चन आंसर कभी और हम बहुत जल्दी अभी क्वेश्चन आंसर भी वापस से अपने डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, तब आप क्वेश्शन पूछ लीजिएगा प्लीज, या आप हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम आपको डॉक्टर साहब को बात करवा देंगे फिर। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। वाकई में काफी ज्यादा जानकारी आपके द्वारा इस वक्त मिली और सभी लोगों के पास काफी सारे प्रश्न हैं इस चीज को लेकर। मुझे लगता है एक सेशन हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, इसमें वैक्सीन को लेकर जानकारियों के लिए बात करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज उस दिन आप डॉक्टर साहब से आप बात करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त कार्यक्रम 8:30 बजे शुरू करना है हमें, और जिसमें डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी जी जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जी। थैंक यू सो मच नीलम जी। जी चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रोहित जी से काफी ज्यादा जानकारी मिली और रोहित जी का जो टॉपिक है वो काफी हॉट टॉपिक है। काफी डिमांड है रोहित जी अब आपकी इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं दोबारा से सेशन शुरू करेंगे इसके लिए। चलिए मैं चलता हूं अब डॉक्टर सुहास जी शाह के पास। सुहास जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। जी माइक बंद है डॉक्टर साहब अभी। जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को जय बहुत अच्छी जिनेंद्र। जानकारी मिली। अनिता दीदी के लिए वंदना। जी शुरू करें? आवाज बंद हो? जी हाँ आवाज आई है। शुरू करें मैं? जी बिल्कुल 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 सुहास जी। सभी को जय जिनेंद्र। और मैं नेमावर में पंच कल्याणक में सम्मिलित हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज जी के सानिध्य में हूँ और सभी मुनि महाराजों की वैयावृत्ति कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं दे देता हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बम्बई में मैं हूँ और प्रोफेसर हूँ और डीएनबी एग्जामिनर, और स्टूडेंट मेरे अंदर एमएस ऑर्थो के हैं। मैं जसलोक, रहेजा, वोकार्ड हॉस्पिटल में भी कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल को सुना, डॉक्टर अशोक जी को सुना, डॉक्टर रोहित को सुना, और सभी अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दो चीज़ों पे लाना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ की जो चर्चा हो रही है उसमें आयुर्वेद के कुछ अच्छे वनस्पति हैं जिसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, जिसमें एक आती है विजयसार की लकड़ी, जिसका पानी पीने से मेरे कितने डायबिटिक के पेशेंट बहुत बढ़िया कंट्रोल में आ गए। उसके बाद एक महानीम करके पेड़ आता है, उसकी खाल अगर लेने से 1 महीना अगर लेते हैं तो ऐसे मैंने सुना है कितने पेशेंट से कि उनका पूरा डायबिटीज कंट्रोल पूरा हो गया। अभी डायबिटीज अगर 15-20 साल से चलती हो तो बहुत उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर ऑर्गन पे होते हैं। मगर आज मैं चर्चा करूंगा डायबिटिक फुट के ऊपर। डायबिटिक फुट और डायबिटिक न्यूरोपैथी ये ऐसी बीमारी है जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं, रात भर पैर जलते रहता है और उन्हें सोने को मिलता नहीं है। और कितने पेशेंट्स ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब अगर आपने मेरी इलाज नहीं किया होता तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। तो इतने डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट परेशान रहते हैं। डायबिटिक नॉन हीलिंग अल्सर, चारकॉट्स जॉइंट, जिसमें जॉइंट खराबी हो जाती है। नॉन हीलिंग अल्सर में जख्म भरती ही नहीं है,
ऐसे कितने डायबिटिक फूड के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिससे परेशान लोग रहते हैं, और 75% ऐसे लोगों का पैर काटना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है। और आज अगर हम पैर काटने के कारणों में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कारण, मतलब 2/3 से ज्यादा कारण है डायबिटिक ही है। तो ये डायबिटिक फूड की समस्या बहुत ज्यादा है, और डायबिटिक फूड के पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ओवरऑल डायबिटीज पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें एक रशियन सर्जरी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। ये एक मैजिक सर्जरी है। भारत में ये सर्जरी मैंने शुरुआत की, कई 10 सालों से मैं ये सर्जरी कर रहा हूँ, और चंद उंगली पे अगर गिन सकते ऐसे 2-4 लोग ही हम भारत में हैं जो ये सर्जरी कर रहे हैं। और इस सर्जरी का बहुत ज़्यादा फायदा डायबिटिक फूड के पेशेंट को होता है। ये सर्जरी मतलब क्या है कि डायबिटीज में सभी रक्तवाहिनियां अपनी जगह, अपने साइज छोटी हो जाती है, उसका सर्कुलेशन पैरों के उंगली तक पहुंचता नहीं है, इसलिए उन्हें गैंग्रीन हो जाता है। और गैंग्रीन होने से उनकी उंगली काटनी पड़ती है, पैर काटना पड़ता है। कभी जख्म हो जाए तो जख्म ठीक नहीं होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब वैस्कुलरिटी के प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन पैर में बराबर नहीं होने से ये होता है। तो ये ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका प्रॉब्लम जो वैस्कुलरिटी का है वो सॉल्व करना चाहिए। आज हमारे पास जो भी उपलब्ध ट्रीटमेंट अवेलेबल है डॉक्टरों के पास, उसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो डायबिटीज का जो बेसिक माइक्रो एंजियोपैथी है, छोटे छोटे वेसल ब्लॉक्स होने का जो कारण है, उसको इलाज कर सके। लोग स्टेंट डालने की बात करते हैं, मगर स्टेंट भी काम नहीं करता क्योंकि पूरी वैस्कुलर ट्री अफेक्टेड है और उसमें सर्कुलेशन पहुंचता नहीं है। मगर रशिया में इसके ऊपर बहुत सुंदर संशोधन हुआ। जब मैं रशिया में कॉन्फ्रेंस में गया था और मेरे बॉस वहाँ रशिया के जब प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि ये सर्जरी भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और इस सर्जरी का मैं भारत में प्रयोग करूंगा। और 10 साल से मैं इस सर्जरी का प्रयोग कर रहा हूँ, और कितने सैकड़ों पेशेंट्स डायबिटिक फूड के इससे बहुत आश्चर्य रीत्या अक्षय हो गए। इसमें क्या किया जाता है? ये बहुत सिंपल सर्जरी है। इसमें हड्डी में छेद किया जाता है, छोटे छोटे होल किए जाते हैं ऊपर से नीचे तक, जिससे हड्डी में सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पूरे पैर का सर्कुलेशन अपना शरीर 300% से बढ़ाता है। मतलब हम ऑपरेशन करेंगे और हड्डी में छोटे छोटे छेद करेंगे। 15-20 मिनट की सर्जरी है, स्टिचलेस सर्जरी है, इसमें कोई स्टिचेस नहीं है, और इसके बाद पेशेंट को 300% सर्कुलेशन पैर का बढ़ता है। जहाँ भी ब्लॉकेज हो उसके नीचे कोलैटरल सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट इससे होती है, और जिससे पैरों तक सर्कुलेशन, कलर डॉपलर में भी आप देख सकते हैं कि इसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे नॉन हीलिंग अल्सर 1 महीने के अंदर पूरे हील हो जाते हैं। जे ऐसे मेरे कुछ पेशेंट है जो 14-14 साल तक जिनका अल्सर ठीक नहीं हुआ था, वो 1 महीने के अंदर ठीक हो गया। ऐसे कितने पेशेंट है जिनको पैर में बिल्कुल सेंसेशन नहीं थे, 6 घंटे के अंदर ये सर्जरी करने के बाद उनके सेंसेशन वापस आ गए, उनका बर्निंग बंद हो गया, उनको आराम हो गया। जो रात भर पैर को लेके बैठते थे, पैर इतना जल रहा है, आज तक मेडिसिन में ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट का जलन बंद कर सके, उनको आराम दे सके। मगर ये सर्जरी 6 घंटे के अंदर इस पेशेंट को पूर्णतः आराम कराती है। इससे ये जादुई सर्जरी है। इसके बारे में मैं थोड़ा, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, मगर मैं करता हूँ। आप मुझे बताना कि आप मेरे स्क्रीन को शेयर कर सकते हो क्या? जी अभी नहीं आ पा रही है। हाँ 1 मिनट आएगी अभी जी। शायद शेयर हो नहीं पा रहा है। जी तो
आप मुझे लिंक बता दीजिए, मैं या तो कोशिश करता हूँ यहाँ से, या तो हाँ मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप पे लिंक। एक सेकेंड, आप ग्रुप में डाल दीजिए या तो। हाँ हाँ, आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसमें पिक कर लेता हूँ। डॉक्टर सुभाष, मैंने ग्रुप में डाली है। जी मैं पिक करता हूँ। नहीं हुआ रहने दे। तो मैं कह रहा था कि ये डायबिटिक फुट की ये रशियन सर्जरी जो मल्टीपल ड्रिल होल के माध्यम से की जाती है, जिससे हजारों पेशेंट अच्छे हो गए हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी के भी पेशेंट अच्छे हो गए हैं। तो ये जादुई सर्जरी है, इसके बारे में मैंने लिंक ग्रुप में डाली है, आप लिंक में से मेरा वीडियो देख सकते हो। उसमें पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी है जिन्होंने इसके बारे में ट्रीटमेंट करके कैसे फायदे उनको हुए थे। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, एक जादुई ट्रीटमेंट जो मैंने पूर्णायु में ज्वाइन होने के बाद हम आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज जी के पूर्णायु जो प्रोजेक्ट चल रहा है और जहां आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है उसमें जुड़े हैं। तो हम दोनों ने मर्म चिकित्सा के ऊपर बहुत कुछ पढ़ाई की और शिविर अटेंड किए और ट्रेनिंग ली। और ये मर्म थेरेपी के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, जिसका आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के सानिध्य में तिजारा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मेरा ये इसके ऊपर लेक्चर हुआ था। और उस समय आचार्य श्री के सानिध्य में इस कॉन्फ्रेंस में मैंने इसके बारे में बताया था। शरीर में अपने ऐसे 107 बिंदु है जिसके आप अगर उन बिंदुओं को उद्दीपित करोगे तो शरीर की कोई भी बीमारी ठीक हो जा सकती है। जैसे डायबिटीज को हम अगर लेते हैं तो डायबिटीज के लिए कुरपर मर्म है, जो इस कोनी में आप अगर प्रेशर दोगे तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको एक कुरपर मर्म के ट्रीटमेंट करने से, उसके ऊपर दबाव देने से आप अपने पैनक्रियाटिस को ठीक कर सकते हो और उसका इलाज हो सकता है। तो ऐसे अनेक मर्म बिंदु से हम अपने शरीर के वात पित्त कफ ये तीनों बीमारियों को तीनों दोषों को हम संतुलित कर सकते हैं। और जब ये तीनों संतुलित हो जाए तो आयुर्वेद कहता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार इस मर्म थेरेपी का भी हमें अपने गुरुओं के लिए, अपने व्रतियों के लिए, वैयावृत्ति के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि उनको कोई दवा चलती नहीं है एलोपैथी की, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चलती है और उसको दोष न लगे, इसलिए मर्म थेरेपी के माध्यम से हम बहुत अच्छे से सभी अपने गुरुओं की वैयावृत्ति कर सकते हैं। तो अभी आपको इस प्रश्न कुछ इसके ऊपर प्रश्न हो तो मैं उस प्रश्नों को उत्तर दे सकता हूँ। और अहिंसा जी, आपको वो लिंक दिखा सकते हैं या बाद में आप ग्रुप में डाल देंगे? जी मैं अभी देख रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास नहीं आई, आपने शायद दूसरे ग्रुप में दिया अभी। ऐसा दूसरे को दिया? हाँ हाँ। सर मुझे ये जानना था, अगर मेरी मदर को पहले एक बार गैंग्रीन हो चुका है तो हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या उनको दोबारा होने के चांसेस हैं, दोबारा हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है। डायबिटिक्स तो चलती रहती है, मगर हमें डायबिटीज को कंट्रोल रखना है और उनका कलर डॉपलर करके उनकी सर्कुलेशन की स्टेटस देखना है। अगर उनके सर्कुलेशन जियोपार्डाइज है, उनका सर्कुलेशन खराब है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। ये रशियन सर्जरी से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और उनका गैंग्रीन होने की संभावना बहुत कम हो सकती है।
सर उनको डायबिटीज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर भी चेक करवाया था तो डॉक्टर ने ये बोला था कि उनको डायबिटीज नहीं थी, बट फिर भी उनको गैंग्रीन हुआ था, तो उसका रीजन थोड़ा जांच बता सकते हैं? हाँ, मतलब अगर डायबिटीज नहीं है तो दूसरे कारणों से भी उनको ये गैंग्रीन हो सकता है, और अनेक कारण हैं जिसमें रक्तवाहिनी ब्लॉक हो जाती है। तो आपको कलर डॉपलर में समझ में आ जाएगा कि कितना डैमेज हुआ है आर्टरीज में, और अगर वो हमें ठीक करना है तो ये सर्जरी उसे भी ठीक कर देती है और सर्कुलेशन बढ़ा देती है। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है, ये मर्म हाँ। चिकित्सा के बारे में आप ये बता सकते हैं कि माइग्रेन के लिए क्या कोई पॉइंट है हमारी बॉडी में जो दबाकर हम माइग्रेन का दर्द ठीक कर सकते हैं? माइग्रेन के लिए भी पॉइंट है। अपने मुंह में जो जॉइंट्स है, कनेक्शन अपर जॉ और लोअर जॉ, तो जिस साइड में अर्ध सीसी है, आधा सीसी दुख माइग्रेन दर्द है, उसी साइड का जंक्शन पे उंगली डाल के अपनी तर्जनी को मुंह के अंदर डाल के उस साइड के अंदर से जो मसल आता है वो टाइट मसल, उसको आप 8-10 बार दबाओगे तो अर्ध सीसी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो अपने शरीर में ऐसे बहुत मैजिकल पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को केवल स्पर्श से हम अपने को ठीक कर सकते हैं। मेरे ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनको मैंने एक्सीडेंट के बाद उनको उठा के लोग लेके आए, चल नहीं पा रहे थे, उनके पैर में इतना दर्द था, मगर केवल मर्म थेरेपी से वो अपने पैरों पे चलते कर गए। तो ऐसे बहुत बढ़िया बैकएक के पेशेंट है जो 14 साल से कमर में दर्द है, पूरी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, केवल मर्म थेरेपी से 2 मिनट में 14 साल का पेन उनका चला गया। तो ऐसे आयुर्वेदा के अंदर इतने बढ़िया मर्म थेरेपी का खजाना है जिसे किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है आज तक, किसी ने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। हमें इसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, और ये मर्म थेरेपी के ऊपर हमें अपना इंटरेस्ट बढ़ा के उसका अध्ययन करके अपने पेशेंट्स को बहुत सिंपल ट्रीटमेंट से हम अच्छे कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी सुभाष जी, वाकई में आपकी फील्ड बहुत अलग है, नायाब है एक तरह से फील्ड देखी जाए तो। और जैसे आपने बताया कि शायद आप टॉप 3 ही हैं जो इस ट्रीटमेंट करते हैं शायद। डॉक्टर साहब, वैसे काफी लोगों को ये अगर एक सिंगल लाइन में बोलना चाहे तो एग्जैक्टली ये क्या चीज है, क्या फायदा करती है, किस तरह से फायदा करती है? डायबिटिक फुट में सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है, खून पहुंचता नहीं है पैरों पे उंगली तक, इसलिए गैंग्रीन हो जाता है और पैर काटना पड़ता है। तो हम सर्कुलेशन बढ़ाने का काम इस सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। 300% पैर का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे सर्कुलेशन बढ़ने से गैंग्रीन तो ठीक नहीं हो सकता, मगर गैंग्रीन आगे बढ़ेगा नहीं। और न्यूरोपैथी बेसिकली सर्कुलेशन कम होने से, नर्व्स का सर्कुलेशन कम होने से न्यूरोपैथी होती है, मगर ये सर्कुलेशन बढ़ाने की सर्जरी है जिसके कारण ये न्यूरोपैथी ठीक हो जाती है। तो ये आश्चर्यकारक रिजल्ट देती है। 6 घंटे के अंदर पेशेंट बोलता है मुझे न्यूरोपैथी के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो इतनी आश्चर्यकारक सर्जरी डायबिटिक फुट का एम्पुटेशन अवॉइड कर रही है, कैंसिल हो रहा है, एम्पुटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे और क्या ज्यादा फायदा हो सकता है पेशेंट के लिए। तो पेशेंट तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरा पैर कटना बच गया, मेरा गैंग्रीन ठीक हो गया, मेरा न्यूरोपैथी चली गई, नॉन हीलिंग अल्सर ठीक हो गया, और स्टिचलेस सर्जरी, और उसमें कोई पे कहीं स्टिचेस नहीं है, और कहीं बेड रेस्ट लेना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। पेशेंट खुद अपने पैरों पे तीसरे दिन चल के घूमते घर चला जाता है। इसे ये जादुई सर्जरी है। इसके बारे में आप डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक फुट और डॉक्टर सुभाष शाह यूट्यूब में डालोगे तो मेरे पूरे वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको पूरे आइडिया आ जाएगी कि किस प्रकार ये ऑपरेशन होता है। मेरे पास और बहुत कुछ बात करने का है, मगर मैं अभी ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ, और पूरे आपके ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूँ, अनीता दीदी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे थोड़ा आपके समय दिया और मेरे वक्तव्य को आपने शांति से सुना। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। 1 मिनट प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपका प्रेजेंटेशन रहा। डायबिटिक फुट के पेशेंट मेरे पास भी बहुत आते हैं। हम लोग तो ऑफलोड चिकित्सा करते हैं। एक्चुअल में दिस इज द न्यूली डिस्कवरी आपने बताया। प्लस मैंने आयुर्वेद हर्बल मेडिसिन पे PhD किया है। तो ये आपके जो
विजय सर जो बोला, विजय सर, मैथी, करेला, इन सब पे मेरे प्रेजेंटेशन भी है, पेपर बहुत पब्लिश हुए इन सब पे। समय कम था इसलिए मैंने बताया कि डोमेस्टिक रेमेडी जो है आज के टाइम की सबसे बड़ी रेमेडी है डायबिटीज के लिए, अगर अपनाया जाए तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका मैं वीडियो देखूंगा, फिर मैं आपको बात करता हूँ डॉक्टर साहब पर्सनली। जरूर जरूर। थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और सुहास जी आपका। सच में ये एक अलग ही तरह के ट्रीटमेंट है जो किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हालांकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन एक छोटे से प्रश्न मैं जल्दी पूछ लेता हूँ कि इसका कॉस्ट कितना आता होगा, क्योंकि ये विषय सबके दिमाग में आ रहा होगा। तो साधारण 3 दिन हॉस्पिटल का एडमिशन, सर्जरी और पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट सब मिला के मेरे हॉस्पिटल में 1.5 लाख का पैकेज है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाकी चर्चा जो समय अनुसार हम आपसे बार बार करते रहेंगे और आपकी सेवाएं बार बार लेते रहेंगे। और आपका आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, जय जी, चलते हैं अब नीलांजना जी के पास। डॉक्टर नीलांजना जी जैन भोपाल से। डॉक्टर नीलांजना जी, आपकी माइक खोल लीजिए प्लीज, माइक खोल लीजिए, माइक अभी बंद है जी। सॉरी। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र एंड आदरणीय दीदी जी एवं सभी उपस्थित महानुभावी, उन सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं बात करने जा रही हूँ वर्तमान और रक्त कोशिकाएं डिजीजेस। रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का मेन पार्ट होती हैं। आरबीसी के डिजीज में सबसे ज्यादा हम एनीमिया की बात करते हैं। तो एनीमिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है हमारे इंडिया के अंदर। उसमें भी अगर हम अपने जैन सोसाइटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन इसलिए है जैन सोसाइटी में बिकॉज हम एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने की वजह से उसमें बहुत सारे मिनरल्स और ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे डाइट में मौजूद नहीं रहते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। मेन टू टाइप्स ऑफ एनीमियाज होते हैं। वन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एक होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये दोनों ही न्यूट्रिशनल एनीमियाज हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर मेनली आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन जो होता है वो मेन मिनरल होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए। तो अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से बॉडी में एनीमिया होगा। एंड सेकंड है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए टू विटामिन मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज विटामिन B9 एंड जो कि हम उसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, और दूसरा है विटामिन B12। इन दोनों की अगर डेफिशिएंसी होती है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनीमिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर बच्चों के अंदर और प्रेगनेंसी में ओल्डर एज में क्या होता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। उस टाइम पर हमें कुछ सप्लीमेंट्स यूज करने चाहिए इन फॉर्म ऑफ विटामिन और मल्टीविटामिन के फॉर्म में टू कंपनसेट दैट लॉस। सो अगर बच्चों के अंदर एनीमिया रहेगा, न्यूट्रिशनल एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगा, और उनका जो है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से कभी कभी उनको सांस लेने में, अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ है और चक्कर भी आ सकते हैं, हाथ और पैर का पीला हो जाना, ये सब इसके लक्षण रहते हैं। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, विटामिन B12 और B9 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मेन हमारी बॉडी के CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन, उसके रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी रहेगी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से हमें चक्कर आएंगे, हमारा मेमोरी लॉस रहेगा, और हमारा जो गेट होता है, जो हमारा चाल होता है, वो डिस्टर्ब होगा, और साथ में हमें न्यूरोपैथी होगी जो मेन उसकी वजह से नमनेस रहेगी हाथ पैरों में, सुन्न पड़ जाएंगे हाथ पैर। तो ये बहुत ही कॉमन लक्षण है जो हम लोगों को पता ही नहीं होते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है।
तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें एक अच्छी डाइट में हमें आहार में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट के साथ में उसमें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, उस इन द फॉर्म ऑफ द पालक है, मेथी है, बथुआ है ना, और दाल लेनी चाहिए डाइट में प्रॉपर। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए इन द फॉर्म। काजू और पिस्ता ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन के लिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं विटामिन B9 और B12 के लिए। तो ये सब अगर हम इस तरह का आहार लेते हैं तो उससे हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जब बच्चों के अंदर और प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है तो उस टाइम पर हमको कुछ मल्टीविटामिन लेना चाहिए टू कंपनसेट दैट लॉस। एंड तो मैं यही जानकारी देना चाहूंगी अनीमिया के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, काफी महत्वपूर्ण है एनीमिया के लिए समझने के लिए जानकारियां। और वाकई में हरा खाना तो सभी लोग कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए सभी को। बच्चे जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को दोबारा सुन लीजिए, बहुत सारी दवाइयाँ बीमारियाँ जो होती हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उसको खाने से होती है, इसलिए सभी को उसका सेवन जरूर करना चाहिए और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमने एनीमिया की बात करते हैं तो उससे काफी ज्यादा फायदा उनसे मिलता है। नीलांजना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज आपने समय निकाल के इस कार्यक्रम में हमारे लोगों को काफी ज्यादा जानकारियां उपलब्ध कराई। थैंक यू सो मच। चलिए इस कार्यक्रम में थैंक यू सो मच जी। चलिए जी जुड़ गए हैं। हेलो हेलो अंकित जी, दिवाकर जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी प्लीज कोई ये डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें प्लीज, प्रोग्राम को रनिंग में बना रहने दें। अंकित जी, दिवाकर जी जुड़ गए हैं। दिवाकर जी के बाद डॉक्टर चांदनी जैन। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर दिवाकर जी जैन। हाँ जी, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र डॉक्टर, आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज अच्छे से आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। हाँ। मैं डॉक्टर दिवाकर, मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज अ कैंसर सर्जन अभी काम कर रहा हूँ। मेरे को जो टॉपिक दिया है आज वो है कैंसर वर्तमान और कैंसर मीन्स आज की जो समय चल रहा है हमारा उसमें कैंसर कंडीशन है। क्योंकि ये प्रोग्राम जैन समाज से रिलेटेड है तो स्पेसिफिकली जैन समाज रिलेटेड कैंसर पे ही बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कैंसर एज अ बीमारी अगर आप देखें तो पूरा एक साइंस है और जिसका आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 5% नॉलेज है, जिसको हम इतना एडवांस बोल रहे हैं, पर वो एडवांसमेंट सिर्फ 5% ऑफ कैंसर नॉलेज है, क्योंकि आज की डेट में कैंसर क्योरेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का कैंसर जो भी है उसको क्योर कभी भी बोल नहीं सकते आप, किसी भी पेशेंट को कभी कैंसर फ्री कभी नहीं बोल सकते। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जिसको 5 या 6 मिनट में खत्म करने की कोशिश करने के लिए सिर्फ जैन समाज से रिलेटेड जो चीज है वो बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास जब कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे जब जैन पेशेंट आते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, अरे मैं तो जैन हूँ, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं तो कुछ पीता नहीं हूँ, ना शराब पिया है, ना सिगरेट पिया है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। इस वजह से क्या होता है कि जैन समाज के लोगों के अंदर जो कैंसर है वो बहुत लेट स्टेज में हम पकड़ पाते हैं। क्या होता है कि जो आदमी अगर सिगरेट पी रहा है उसकी मुंह है तो वो तुरंत समझ जाता है कहीं ना कहीं कि हाँ मेरे को चाला हो गया, मेरे को कैंसर होने की संभावना है, वो एक लेते हैं। हमारी तरफ से जो लोग होते हैं जो समझ के चल रहे हैं कि हमारी डाइट बहुत अच्छी है, हमारा खाना बहुत अच्छा है, हमारा सब कुछ ठीक है, तब भी हमको ये बीमारी हो ही नहीं सकती। उसकी वजह से क्या होता है, एक डिनायल मोड कि हाँ मुझे ये बीमारी हो ही नहीं सकती के चक्कर में पेशेंट 1 साल 1.5 साल तक अलग अलग जगह घूमता रहता है, बट उस डायरेक्शन में सोचता ही नहीं है कि उसको ये बीमारी भी हो सकती है। सबसे पहली मेरी सलाह अगर किसी भी पेशेंट को रहती है वो ये रहती बीमारी, कोई भी गांठ, कोई भी फीवर, कोई भी वेट लॉस, अगर आपको 3 हफ्ते से ज्यादा परेशान कर रहा है, किसी भी तरह का दर्द हो, किसी भी तरह की गांठ हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, अगर आपको कोई भी बीमारी 3 हफ्ते से ज्यादा परेशान कर रही है तो आप एक बात ये समझ लीजिए, उस बीमारी के पीछे पड़ के आपको जब तक उसका निवारण नहीं हो रहा है
आपको उसके पीछे पड़े रहना है। मैं सिर्फ कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है टीबी में बहुत मीठा मीठा हल्का हल्का बुखार आता रहता है, थोड़ी किसी को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होती, तो लोग सर्दी जुकाम के लिए खांसी की नॉर्मल बीमारी ले ली, पैरासीटामोल की गोली, एंड वो टीबी पेशेंट में 4 महीने 5 महीने तक टीबी बॉडी के अंदर पड़ी रहती है और आदमी उस चीज का इलाज नहीं करता है। तो उसी लाइन में सेम चीज कैंसर के साथ भी हो जाती है। पेशेंट के बॉडी में गांठ पड़ी रहती है और वो उसका ध्यान नहीं देता, उसके ऊपर इग्नोर करता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेता है। तो सबसे पहली चीज अगर आपको जो सोचनी है वो ये है कि आपको हमेशा कोई भी गांठ, कोई भी परेशानी 3 हफ्ते उसका उस बीमारी के पीछे पड़ जाइए और उसका निवारण करने की कोशिश करिए। दूसरी बात ये है कि कैंसर अगर डाइट से नहीं होता तो और किन चीजों से होता है। देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर, वो डाइट से उसका कोई संबंध नहीं है। आजकल हमारी जो एज है उसमें प्रेगनेंसीज लेट होती हैं, शादियां लेट हो रही हैं, कम बच्चे हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कम कर रहे हैं, बच्चे गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल जो हो रहा है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है, मतलब जितने ब्रेस्ट कैंसर नए आ रहे हैं वो पिछले टाइम से कम 10% 20% ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए हमेशा हर फीमेल को अपनी बॉडी की खुद हर महीने जांच करनी चाहिए कि आपको कहीं कोई नई गांठ तो नहीं आ रही है। कहीं कोई गांठ आ रही है तो तुरंत उसका डॉक्टरी आपको सलाह लेनी ही लेनी है। फीमेल्स के संग स्पेसिफिकली क्या होता है कि वो ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ फीमेल्स बहुत शर्म के अंदर रहती हैं, उनके अंदर एक शर्म की भावना रहती है, उसकी वजह से वो अपनी परेशानियों को फैमिली में बताती नहीं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है तब वो बाहर निकल के आती है और फिर हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो सब जो दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नई गांठ आई है, नया उभार कहीं से आया है, तो आपको उसके लिए मेडिकल परामर्श लेना है। तीसरी बात, डाइट के फॉर्म में बोलें तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो कैंसर नहीं, मैदा, चीज, प्रोसेस्ड फूड जो है जो मतलब ये स्पेसिफिकली नोन है। अगर आप मैदा देखें, प्रोसेस्ड फूड देखें, प्रोसेस्ड चीज देखें, चीज स्पेसिफिकली नोन है कोलोन कैंसर करने के लिए। कोलोन कैंसर के केसेस इंडिया में चीज के इंट्रोडक्शन के बाद, मतलब चीज जब भारत में खाया जाने लग गया उसके बाद कोलोन कैंसर देखा गया है कि भारत में उसके केसेस भी बढ़ गए हैं। साउथ इंडिया में पेट का कैंसर बहुत देखने को मिलता है, उसके पीछे कारण है अचार, रखा हुआ है बहुत दिनों तक रखा हुआ अचार, अगर 5 महीने 6 महीने तक रखा हुआ अचार है, ज्यादा नमक डला हुआ है उस अचार में, तो वो भी एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारी डाइट में भी है। वो सब चीजें हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भ्रांति ना रखें कि आपकी डाइट में आप वो नहीं ले रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट में वो कैंसर करने की क्षमता नहीं है। नहीं, वेजिटेरियन डाइट में भी कैंसर करने की क्षमता है अगर आप किसी चीज को गलत तरीके से खा रहे हैं तो। इसके अलावा तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अल्कोहल हमारे समाज में नहीं है, हमारे आसपास नहीं है, जैन लोगों में नहीं है। ऐसा बिल्कुल ये एक भ्रांति है कि हाँ जैन समाज के लोगों में इस चीज़ों का सेवन नहीं होता है। तो आपके अगर आसपास कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा है, तो सबसे पहले मतलब स्पेसिफिकली बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स को समझाइए, और पेरेंट्स बच्चों के सामने तो प्लीज ऐसा कभी मत करिए। बच्चों से सिगरेट मंगवा ले रहे हैं, ये दिमाग में फैल जाता है कि हाँ ये सिगरेट पीना इज नॉर्मल थिंग, ठीक है। अगर सिगरेट एंड अल्कोहल अगर आपने अवॉइड कर दिया है तो आप मान के चलिए 90% कैंसर से आप बच गए, ठीक है। मेरे आई थिंक आई हैव एक्सटेंडेड माय टाइम, मेरा टाइम आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं और ये आपकी एक्सपर्टाइज की सराहना ही है जो आपने इतने कम समय आपने बहुत कुछ चीज़ों को कवर किया बहुत कम समय के अंदर में। तो इनमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन है आपका, मैं समझ पा रहा हूँ। और आपकी तरफ से एक मैं आपको बात बता दूँ, मैं दर्शकों को एक बार आप डॉक्टर साहब का एक बात याद दिलाता हूँ जो डॉक्टर साहब ने शुरुआत में कही थी, वो है जैन धर्म, जैन समाज और कैंसर का स्वरूप। अगर ढंग से एक शब्द का मैं बताऊं
तो डॉक्टर साहब ने जैन समाज और कैंसर का स्वरूप से बात बताई है कि हम सभी लोग कहते हैं कि हमें बीमारी नहीं होगी। जैन समाज में अगर कैंसर के केसेस बढ़ते हैं तो उसका कारण शायद ये हो सकता है कि हम लोग ये सोचते हैं हम तो यार अच्छा खाना खाते हैं, शाकाहार खाना खाते हैं, तो हमें कोई बीमारी कैसे हो जाएगी, हमें कैंसर कैसे हो जाएगा। ये एक बहुत ज्यादा गलत लोगों ने पाल रखी है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ने काफी सारा कारण बताया जो कि वेजिटेरियन खाना खाने के बावजूद भी हमें कैंसर हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि अगर हमें कैंसर नहीं भी हो रहा है लेकिन आपको अंदाजा है, आपको एजुकेशन है, उसकी जानकारी है अगर आपको, तो आपको समझना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनकी बात कर लेनी चाहिए। सही बात, क्योंकि जरूरी है। और दिवाकर जी ने बहुत ज्यादा बातें करी। डॉक्टर दिवाकर, यस सर, डॉक्टर दिवाकर, यस सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, पाया होगा इसके बारे में। जैन समाज में गुटखे का बहुत बड़ा यूज होता है और मैंने देखा है कि जैन समाज के, वैसे तो बहुत गलत बात है कि ये गुटखा मैन्युफैक्चर करने वाले और बेचने वाले 80% जैन लोग हैं, मगर अपने समाज में ये गुटखे का प्रचलन इतना भयानक है कि जिसके वजह से अभी टाटा कैंसर में आप चले जाएंगे तो पता चलता है गुटखा है, सिगरेट बीड़ी है, शराब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये गुटखे के विरोध में भी बहुत बड़ा अभियान हमने चलाना चाहिए। बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि हाँ, जब आप देखेंगे तो आप कभी भी जैन पेशेंट को पूछेंगे तो उसके सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, अरे मैंने तो कुछ कभी किया ही नहीं है, पता चलता है कि गुटखा खा रहा है। या जो कि बिल्कुल सही बात। जी डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा जानकारियां हैं आपके पास तो, और कैंसर एक ऐसा कॉमन डिजीज हो चुका है जिससे बचना तो, जैसे आपने, मैं आपकी बहुत सारी बातों को बड़ा ताज्जुब करता हूं, कितने साफ शब्दों में आपने कहा कि ये क्योरेबल प्रॉपर नहीं है, ये क्योर होने के बाद भी आप में रह सकता है। आपने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए समझाया लोगों को, और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बात समझ में आई होगी कि इस कैंसर जैसी बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है और हो रही है। हम जब पहले से कहते आ रहे हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है, तो उसको बस समझिए। अगर आपको पहले से कोई सिम्टम लगता है तो प्लीज तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। हम जैन है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, हमारा खाना बहुत अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे और कोई गलतियां नहीं हो रही होगी। डॉक्टर साहब ने कुछ गलतियां बताई हैं, उसको मुझे लगता है आप लोगों ने सुन ली होगी। समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ उन सारी बातों को। कंक्लूजन में आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर साहब। आपने हम बहुत जल्दी सेशन पूरा कैंसर के ऊपर लेकर आएंगे जो आपको डेडिकेट करेंगे पूरी तरीके से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिवाकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, चांदनी जी को ले लो, अंकित जी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब दिवाकर। अब चलते हैं हम डॉक्टर चांदनी जी के पास। डॉक्टर चांदनी जी जैन मुरैना से। डॉक्टर सौम्या जी दिल्ली नहीं दिख रही है मुझे अभी भी, और डॉक्टर राजेश जी जैन वाराणसी भी। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो डॉक्टर चांदनी जी जैन मुरैना। डॉक्टर चांदनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। जी नहीं, नेटवर्क का इशू शायद ज्यादा है, नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास आपकी। भैया प्रोग्राम स्टार्ट होगा क्या आज? जी बस 5 से 10 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है। ओके, जय जिनेंद्र भैया। जी जय जिनेंद्र जी। डॉक्टर चांदनी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू ज्यादा लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, आपकी वीडियो स्टिल हो गई है मेरे सामने। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। मुझे स्क्रीन दिख रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हो तो प्लीज एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर चांदनी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो प्लीज एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन है मुझे सामने दिख रही है, स्टिल हो गई है वो, और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। लगता है उन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी जी जी, म्यूट खोल लीजिए प्लीज, माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए।
हेलो नहीं, जिस कोरियोग्राफ है। चांदनी जी माइक बंद है। जी आवाज नहीं आ रही है बीबी आपकी। हेलो जी जी बोलिए प्लीज, माइक ऑन कर लीजिए एक बार फिर से, माइक बंद है अभी आपका। मुझे भी एक बात बोलनी है भैया, एक मिनट का अगर समय मिले तो। चांदनी जी आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही मेरे पास। जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? हेलो जी जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अपने जो जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जो भी क्षेत्र हैं जहाँ मतलब लोग रुकते हैं, तो वहाँ पे जो भी कैंटीन या जो भी शॉप्स होती हैं जो गुटखा बेचते हैं, तो उन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कई बहुत सारे मंदिर में देखता हूँ वहाँ गुटखा ऐसी चीजें बिकती जो कि घातक है, तो वो चीजों पे भी देखना चाहिए। जो समाज की जो कमेटियां हैं मंदिर के तीर्थ क्षेत्रों की, उस पर बिल्कुल आप प्रतिबंध करना कहना चाहिए सही है, बिल्कुल भी। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे हक में नहीं हो पाएगा। कारण यही होता है कि कैंटीन जो होती हैं वो सरकार मतलब अपने मतलब कमेटियों की नहीं होती हैं, वो बाजार में लगी होती हैं, और कमेटियों का हस्तक्षेप केवल उनके ही एरिया में हो सकता है, वो बाहर में नहीं लग सकती। लेकिन सुझाव सही है, देखते हैं ये तो कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, मैंने देखा है वहाँ क्षेत्र के अंदर जो कैंटीन है, जो कि वो गलत क्षेत्र है। का जो कमेटी है, समिति है, उसके द्वारा संचालित हो रही हैं, और वहाँ गुटखा सिगरेट ऐसी चीजें खुलेआम बिकती हैं, बड़े आसानी से मिल जाती हैं, और लोग जाते हैं, अपने ही समाज के लोग जाते हैं वहाँ, गुटखा भी खाते हैं, धूम्रपान भी करते हैं। तो क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो आपका कहना तो सही है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सुनता है इस बात को। ये तो कमेटियों के ऊपर डिपेंडेंसी है। बिल्कुल सुनना चाहिए, जी कमेटी में जो बिल्कुल। लोग बैठे हुए हैं चांदनी उनको जी इस आपकी चीज पे ध्यान देना माइक चाहिए। जी जी धन्यवाद। चांदनी जी जुड़ चुकी हैं। चांदनी जी प्लीज। नहीं, आवाज अभी भी रुक रही है बार बार। जी चांदनी जी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार माइक को बंद करके दोबारा ऑन कर लीजिए प्लीज। नहीं अभी भी नहीं आ रही। अगर आपने ईयरफोन वगैरह लगा रखा है तो उसको हटा दीजिएगा। नहीं बिल्कुल भी आवाज नहीं आ पा रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ जी आ पा रही है मेरे को आपकी। ये तकनीक के ज़माने में ये बड़ी परेशानी का विषय बन जाता है। जब ऑनलाइन सिस्टम पे काम करते हैं तो आवाज़ का आना जाना बड़े परेशानी का विषय बनता है कभी। माइक बंद है ना, माइक तो चालू कराइए। नहीं माइक उनका ऑन कर लिया है उन्होंने, लेकिन तब भी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही उनकी। हाँ वो नेटवर्क का इशू आ रहा है लगता है वहां पर कुछ। डॉक्टर चांदनी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। क्या दूसरा कोई फ़ोन हो जिससे आप बात कर सकते हो अभी? ये लिंक ट्रांसफर कर दीजिएगा उस मैसेज उस पर। चलिए उनसे बात तो नहीं हो पा रही है। इस कार्यक्रम को हम अब यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और चांदनी जी से बात बिल्कुल नहीं हो पा रही, लेकिन हम उनको दोबारा सुनेंगे। हमारे दूसरे कार्यक्रम आने वाला है, उसमें हम उनको दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। डेंटल है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर काफ़ी काम करती हैं, बहुत अच्छा देती हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देती हैं। उनके बारे में आप में बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी। आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो हमें खेद है कि हम आपसे आज ज्ञानवर्धक बातें नहीं सुन पाए हैं, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए अब हम अपने नृत्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे जो कंटेस्टेंट है, लेडीज स्पेशल का कार्यक्रम है आज, और काफ़ी सारी लेडीज मुझे दिख पा रही हैं स्क्रीन पर। नाम दिख रहे हैं केवल, स्क्रीन पर चेहरा तो कोई दिखाता नहीं है अपना। केवल हमारी जजेज ही हैं जो ईमानदारी से अपनी स्क्रीन खोल के बैठती हैं, अदरवाइज तो सभी लोग अपने स्क्रीन बंद करके बस पता नहीं फ़ोन कहाँ रख देते हैं।